नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम बेदर्द पिया कहानी का 7वां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे की कहानी को शुरू करते हैं। राजवीर की शादी के बारे में पूरी मुंबई को पता चल चुका था। बस किसी ने राजवीर की पत्नी को देखा नहीं था। इसकी पत्नी कौन है? वहीं दूसरी तरफ चौहान मैंसन के एक कमरे में अशोक जी और अनुपमा जी एक दूसरे से कुछ जरूरी बातें कर रहे थे। उनके चेहरे के भाव गंभीर थे। आदित्य इस वक्त घर पर नहीं था। वो राजवीर के ऑफिस से अपने दोस्तों से मिलने चला गया था। वहीं कमरे का माहौल थोड़ा गरमाया हुआ था। अशोक जी और अनुपमा जी के चेहरे के भाव बहुत गंभीर होते जा रहे थे। अनुपमा जी एक गहरी सांस लेकर चिंतित स्वर में कहती हैं, हमने सही फैसला तो किया है ना, यह रिसेप्शन रखकर। अनुपमा जी की बात सुनकर दादाजी अपने चेहरे पर थोड़े शक्ति वाले भाव लाते हुए कहते हैं, हमने यह सही किया है, बस रिसेप्शन में थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। अनुपमा जी अपनी चिंता दादाजी के सामने जाहिर करते हुए कहती हैं, आपको तो पता है ना कि रिसेप्शन होने के बाद नंदिनी का चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। दादाजी, मुझे पता है, कल के बाद नंदिनी का जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा, क्योंकि वो ऑफिशियली कल से चौहान खानदान की बहू के नाम से जानी जाएगी। यही तो इसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत की बात है। अनुपमा जी ने भयभीत होते हुए कहा, आप जानते हैं हमारे ढेरों दुश्मन हैं जिन्हें बस हमारी ये कमज़ोरी मिलनी चाहिए और वह कमज़ोरी पर वार कर सके। और नंदिनी हमारी परिवार की कमज़ोरी बन रही है और उसे इन सब का कोई अनुभव नहीं है। बेचारी कैसे लड़ पाएगी मुसीबतों से? पहले ही राजवीर उसका साथ नहीं दे रहा है, अगर उस पर कोई संकट आ गया तो वह कैसे? इतना कहकर वो रुक जाती हैं और दादाजी की तरफ देखने लगती हैं। अशोक जी बोले, हमें पता है आपको कौन सा भय सता रहा है, पर आप मेरा विश्वास कीजिए, हमने नंदिनी को राजवीर के लिए उसकी कमज़ोरी बनने के लिए नहीं चुना है, बल्कि उसकी ताकत बनने के लिए चुना है। और रही दुश्मन की बात, तो दुश्मन तो पहले भी थे और पहले भी उन्होंने हमला किया था। और हम कब तक नंदिनी को समाज से और हमारे दुश्मनों से छुपाते रहेंगे? कभी ना कभी तो नंदिनी उनके सामने आएगी, तब भी वो वार करेंगे। पर नंदिनी को अब इन सब की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि वार कभी भी कहीं से भी हो सकता है। वो चौहान खानदान की बहू के रूप में पूरे समाज के सामने आने वाली है और कुछ दुश्मन हैं जो घात लगाए बैठे हैं इसी मौके के लिए। बस हमें हमारे दुश्मनों को मौका नहीं देना है। जो सालों पहले हुआ वो फिर से नहीं होने देना है। दादाजी की बात समझते हुए दादी जी फिर से कहती हैं, आप सही कह रहे हो, हम चिंतित हैं, इतनी छोटी बच्ची पर इतने सारे संकट आए। अशोक जी उन्हें दिलासा देते हुए कहते हैं कि अनुपमा जी, आप जानती हैं, शादी से पहले हमने नंदिनी से बात की थी और उसे आने वाले खतरों से भी आगाह किया था। अगर वह शादी करेगी तो उस पर बहुत सारी खतरे आएंगी, पर आप जानती हैं, उसे उसी ने हमें यह सब करने के लिए कहा कि वह शादी के लिए तैयार है और हर खतरे के लिए तैयार है। अनुपमा जी ने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए कहा, मुझे पता है आप मुझे दिलासा देने के लिए यह सब बातें कह रहे हो, पर मेरे मन में बहुत भय उत्पन्न हो रहा है। मलिक खानदान को पता चल गया तो क्या होगा? पहले ही मलिक चौहान परिवार से सदियों से दुश्मनी चलती आ रही है। पूरा भारत जानता है कि मलिक परिवार और चौहान परिवार में क्या दुश्मनी है। दादाजी ने बेफिक्री से अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए कहा, आप बेफजूल में चिंता कर रही हैं अनुपमा जी। मलिक खानदान का मालिक मर चुका है और मुझे नहीं लगता कि वह लोग फिर से हम पर हमला करने की कोशिश करेंगे। बरसों पहले उन्होंने जो किया था उसका हर्जाना वह आज तक चुका रहे हैं। फिर से दोबारा से ऐसी गलती करने नहीं वाले जिसकी वजह से उनका पूरा खानदान मिट जाए। आपको पता है, मलिक खानदान का वारिस इंडिया वापस आ चुका है और वह अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से संभाल रहा है और राजवीर को टक्कर देने का प्रयास कर रहा है। हम जानते हैं अशोक जी,
हम जानते हैं। अशोक जी ने दादी जी से कहा कि मलिक खानदान का वारिस वापस आ चुका है, पर यह लड़ाई हमारी पीढ़ी की नहीं है। यह लड़ाई राजवीर की, उस मलिक की जो वापस आ चुका है। आप नहीं जानते कि वह कितना खतरनाक है। मैंने उसके बारे में जानकारी निकालने का प्रयास किया, पर मुझे उसका नाम भी नहीं पता चला और ना ही उसकी कोई फोटो। उसने खुद को बहुत छुपा रखा है। दादाजी ने चिंता भरे लहजे में दादी जी ने चिंता भरे लहजे में दादाजी से कहा। दादाजी अनुपमा जी की बात सुनकर अपने चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान लाते हुए कहते हैं, अगर आपको उसे देखना है तो कल राजवीर के रिसेप्शन में देख लीजिएगा, वह ज़रूर आएगा। दादी अशोक जी की बात को ना समझी में समझते हुए कहती हैं, आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। दादाजी बोले, कल समझ लीजिएगा इन बातों को। वहीं दूसरी तरफ मॉल में डिजाइनर शॉपिंग शॉप के अंदर बहुत हड़कंप मचा हुआ था। वहाँ का स्टाफ सारे कस्टमर को अपने शॉप से बाहर निकालने में लगा हुआ था। एक लेडी मैनेजर सारे कस्टमर की तरफ देखते हुए अपोलॉजी में कहती है, आई एम सॉरी बट ड्यू टू एन एमरजेंसी यू हैव टू लीव आवर शॉप नाउ। आपको तकलीफ देने के लिए हम माफ़ी चाहते हैं, पर एक इमरजेंसी के कारण आप सबको इस शॉप से जाना होगा। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। ऐन मौके पर हमें यह सब करना पड़ रहा है, पर हमें ऊपर से ऑर्डर मिले हैं कि शॉप से सारे कस्टमर को अपोलॉजी के साथ हमें विदा करना है। यहाँ पर एक लेडी कस्टमर मैनेजर भटकते हुए कहती है, यह क्या बात कर रही हो आप मैनेजर? हम बड़ी दूर से आए हैं यहाँ पर और आप हमें ऐसे ही भगा रही हो। परसों मेरी बेटी की शादी है और मुझे आपसे ही लहंगा चाहिए था और आप ऐसे कस्टमर को भगा रही हो अपनी शॉप से। मुझे आपके मालिक से बात करनी है। इतना कहकर वह औरत ज़ोर से चिल्लाने लगती है, मैम प्लीज़, आई एम सॉरी, पर यह हमारी मजबूरी है। आप शायद कल आकर लहंगा ले जाइएगा, नहीं तो हम आपको डिस्काउंट के साथ आपके घर पर डिलीवर कर देंगे। बस आज के लिए आप यहाँ से चली जाइए। आप नहीं जाएंगे तो हमें फोर्सफुली आपको यहाँ से निकालना होगा। मैनेजर की बात सुनकर वह औरत थोड़ा चुप बैठ जाती है और अपना मुँह चढ़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे करके पूरी शॉप खाली हो जाती है और जो शॉप कुछ देर पहले आवाज़ों से गूंज रही थी, वहाँ पर अब खालीपन आ चुका था। स्टाफ मेंबर मैनेजर के पास आते हुए कहता है, मैम हमें आज हमारे कस्टमर को यहाँ से भगाने के लिए क्यों कहा गया? मैनेजर एक गहरी सांस लेती है और उस स्टाफ की तरफ देखते हुए कहती है, नौकरी प्यारी हो तो बिना सवाल जवाब किए काम किया करो। ऊपर से ऑर्डर आए हैं, सीईओ एंड उनकी वाइफ हमारी शॉप पर आने वाले हैं, इसलिए शॉप खाली करनी पड़ी। स्टाफ मेंबर अपना सर नीचे किए हुए मैनेजर की बातें सुन रहा था और उन बातों को समझने का प्रयास करता है। तभी मैनेजर के मोबाइल पर एक मैसेज आता है, जिसे पढ़कर वो मैनेजर सारे स्टाफ की तरफ देखते हुए कहती हैं, सब लोग एक लाइन में खड़े हो जाओ, सीईओ सर जल्दी ही आने वाले हैं। सब लोग मैनेजर के कहे अनुसार एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और मैनेजर उनके सामने खड़ी हो जाती है। तभी शॉप के अंदर राजवीर और नंदिनी प्रवेश करते हैं और उनके पीछे पीछे राजवीर के गार्ड और राजवीर का मैनेजर भी अंदर जाता है। सब लोग राजवीर को अंदर प्रवेश करते देख स्टाफ के मेंबर एक साथ अपना सर झुकाते हैं और मैनेजर भागते हुए राजवीर के पास आती है और उसे अंदर आमंत्रित करते हुए कहती है, आइए सर, आपका स्वागत है। मैम, आपका भी स्वागत है हमारी शॉप पर। राजवीर उस मैनेजर को कोई रिस्पांस नहीं देता, बस अपनी गर्दन हिला देता है। वहीं नंदिनी हल्की सी मुस्कुरा देती है, जिसे देखकर वह मैनेजर भी मुस्कुरा देती है। राजवीर मैनेजर की तरफ एरोगेंटली देखते हुए उससे बोलता है, यहाँ पर सबसे फेमस लहंगा मेरी वाइफ के लिए दिखा दो, वह भी जल्दी से जल्दी। मैनेजर हड़बड़ा कर कहती है, जी सर। मैनेजर अपने स्टाफ मेंबर को कहकर 4 से 5 लहंगे लाने के लिए कहती है। राजवीर और नंदिनी को सामने सोफे पर बैठने के लिए बोलती है। सर, आप तब तक बैठ जाइए। मैम, आप भी। हम अभी आपके लिए इंडिया के टॉप डिज़ाइनर्स के लहंगे लेकर आते हैं। यह शॉप इंडिया की बेस्ट डिज़ाइनर्स की शॉप थी। यहाँ पर शादी के लहंगा से लेकर बड़े बड़े टॉप मॉडल एक्टर और बड़े बड़े बिजनेसमैन यहीं से ही कपड़े खरीदते थे। शॉप का नॉर्मल प्रोडक्ट लाखों में होता था,
नंदिनी और राजवीर सोफे पर बैठ जाते हैं। राजवीर किसी महाराजा की तरह उस सोफे पर बैठता है और नंदिनी राजवीर के बाजू में किसी बिल्ली के बच्चे की तरह दुबक कर बैठ जाती है। राजवीर का असिस्टेंट दीपक राजवीर के साइड खड़ा हो जाता है और राजवीर के साथ जो बॉडीगार्ड आए थे बाकी के शॉप के बाहर खड़े हो जाते हैं और बाकी राजवीर के पीछे। तभी शॉप के अंदर एक एक करके स्टाफ मेंबर डिज़ाइनर लहंगे लाने लगते हैं। देखते ही देखते वहाँ पर लहंगे आ जाते हैं जो कि इंडिया के टॉप डिज़ाइनर्स ने बनाए थे। मैनेजर ने उन लहंगे के सामने आते हुए कहती है, मैम यह आपके लिए पहला लहंगा है। फेनोमियल रेड सारी एम्ब्रॉयडरी लहंगा। यह लहंगा राजस्थान के कारीगरों ने अपने हाथों में बनाया है। इनमें आप जो डायमंड देख रही हैं ना, स्पेशली अफ्रीका से लगाए गए हैं और उनके बीच आप यह डिज़ाइन देख रही हैं, यह सोने के तारों से बना हुआ है। लहंगा बहुत अच्छा था। उस लहंगे के अंदर राजस्थानी कारीगरी की हुई थी। राजस्थानी कारीगरी दुनिया की सबसे बेहतर कारीगरी में से एक है। वहीं इस लहंगे की कीमत करोड़ों में थी। वहीं मैनेजर जैसे जैसे लहंगों का इंट्रोडक्शन देते जा रही थी वैसे वैसे नंदिनी की हार्ट भी धक धक बढ़ती जा रही थी। उसने अपनी लाइफ में इतना महंगा लहंगा कभी नहीं देखा था। थोड़ी देर में सारे लहंगों का इंट्रोडक्शन हो जाता है और मैनेजर नंदिनी की तरफ आस भरी नज़रों से देखने लगती हैं कि उन्हें कौन सा पसंद आया है। नंदिनी मैनेजर की तरफ देखते हुए कहती हैं, और अब इन लहंगों की कीमत क्या है? नंदिनी के पूछने पर मैनेजर हैरान हो जाती है क्योंकि आज तक उससे ऐसा सवाल किसी ने नहीं किया था। क्योंकि इस शॉप में बड़े बड़े लोग आया करते थे, वो सीधा खरीद लेते थे, ना कि प्राइस पूछते थे। मैनेजर नंदिनी की बात सुनकर अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाती है और लास्ट वाले लहंगे से शुरू करते हुए कहती है, जो आपने लास्ट वाला गोल्डन लहंगा देखा ना मैम, वो 1 करोड़ का है। फिर बाजू वाला मरून ब्लू कलर वाला 3 करोड़ का है और उसके साइड वाला क्रिस्टल कलर का 7 करोड़ का है। ऐसे ही धीरे धीरे कर आखिरी लहंगे के पास आती है और कहती है, यह लहंगा दुनिया में बस एक ही है जो आपने देखा था, यह। फिर वह आखिरी लहंगे की कीमत बताते हुए कहती है, यह मरून रेड कॉम्बिनेशन वाला लहंगा 14 करोड़ का है। यह दुनिया में बस एक ही है और उसकी कारीगरी राजस्थान के बड़े डिज़ाइनरों के साथ साथ दुनिया के सबसे बड़े डिज़ाइनर ने अपने हाथ से डिज़ाइन किया है और इसमें एक भी मशीनरी इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यह पूरी कारीगरी हाथों से हुई है। नंदिनी हैरान होते हुए उस मैनेजर की तरफ देखते हुए बोलती है, आप लहंगे की प्राइस बता रही हैं या आपकी शॉप की? यह लहंगा तो इसे तो बस पहनना है, उतारना है। इसकी कीमत इतनी क्यों? नंदिनी ने बचकाना सवाल मैनेजर से पूछा। मैनेजर ना ही नंदिनी को जवाब दे पा रही थी, ना ही उसको कुछ कह पा रही थी। उसे नंदिनी पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि इतनी बड़ी सीईओ की वाइफ होकर वह 14 करोड़ का लहंगा फॉर्च्यून नहीं कर पा रही थी। अगर मैनेजर के बस में होता तो वह नंदिनी को धक्के मार कर अपनी शॉप से बाहर निकाल सकती थी, पर वह करती भी क्या? बस वह खिसियाई हुई हंसी हंस कर नंदिनी से कहती है, मैम आप बहुत मज़ा किया है। वहीं नंदिनी की बात सुनकर राजवीर को भी थोड़ी हंसी आ जाती है, पर वह अपने चेहरे पर उसे बयां नहीं होने देता और नंदिनी को चुपचाप रहने का इशारा करता है। राजवीर अपनी कड़क वॉइस में मैनेजर की तरफ देखते हुए कहता है, यह सारे यहाँ से लेकर जाओ और जो अभी अभी न्यू लॉन्च होने वाला है 25 करोड़ वाला लहंगा अपनी मैम के लिए लेकर आओ और उसे पैक करके मैंसन भिजवा देना। इतना कहकर राजवीर खड़ा होता है और नंदिनी से बोलता है, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। वहीं राजवीर की बात सुनकर नंदिनी हक्की बक्की से खड़ी होकर राजवीर की तरफ देखती है, फिर वह मैनेजर की तरफ देखती है और उठकर सदमे में राजवीर के पीछे चली जाती है। कुछ देर बाद नंदिनी और राजवीर कार में आ जाते हैं। कार में राजवीर और नंदिनी के सिवाय कोई नहीं रहता है। नंदिनी अभी भी सदमे में वहीं बैठी रहती है और अपनी उंगलियों से कुछ हिसाब करने लगती है। फिर एकदम से अपने मन में कहती है, उन्होंने यह लहंगा ले लिया, मुझे मेरी किडनी और मेरा दिल बेचकर भी इतने सारे पैसे जमाने होंगे। अगर मैं खुद को भी बेच दूँ ना तो भी 25 करोड़ क्या, कोई 25 लाख भी ना दे मेरे को।
और मेरे लिए। राजवीर उसे उलूल जुलूल हरकतें करते देख रहा था। नंदिनी की इस हरकत से राजवीर के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ जाती है और अचानक से फिर गायब भी हो जाती है और वह फिर से अपने एरोगेंट वाले अवतार में आकर नंदिनी से कहता है, यह क्या कर रही हो तुम? नंदिनी राजवीर की तरफ ना देखते हुए अपना चेहरा किसी पपी की तरह बनाती है और अपने हाथों की तरफ देखते हुए उसे जवाब देती है, देख रही हूँ 25 करोड़ में कितने जीरो होते हैं। फिर वह बिना देखे राजवीर से बोलती है, इतना महंगा लहंगा कौन खरीदना है? राजवीर नंदिनी की बात सुनकर बोला, मैं खरीदता हूँ अपनी पत्नी के लिए। राजवीर की बात सुनकर नंदिनी की धड़कन तेज हो जाती है। तभी राजवीर उसे हार्ट अटैक दिलाने वाली बात करता है, अगर तुम इतना महंगा लहंगा पहन लोगी तो लोगों को अगर तुम इतना महंगा लहंगा नहीं पहनोगी तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि तुम राजवीर सिंह चौहान की पत्नी हो, जिसका पूरे बिजनेस वर्ल्ड में नाम है। और अगर तुम्हारे सस्ते से सस्ते लहंगा पहनने पर किसी ने मेरे नाम पर सवाल उठाया, तो अगर किसी को यह लगा कि राजवीर अपनी पत्नी के लिए एक लहंगा नहीं अफोर्ड कर सकता, तो मेरी कितनी बदनामी होगी। तुम कल से पूरे समाज के सामने, पूरी दुनिया के सामने मेरी ऑफिशियली वाइफ होने वाली हो। सबको पता चलने वाला है कि राजवीर सिंह चौहान की पत्नी कौन है। अगर उन्हें यह पता चला कि राजवीर सिंह चौहान की पत्नी 1,00,000 1,50,000 का लहंगा पहनेगी, तो लोगों का मेरी अमीरी पर और मुझ पर सवाल उठाना वाजिब होगा। और मैं भी नहीं चाहूँगा कि मुझ पर कोई सवाल उठाए, इसलिए मैं तुम्हें 25 करोड़ का लहंगा दिला रहा हूँ। और मैं कल मीडिया वालों के सामने तुम्हें ऐसे तो लेकर नहीं जाता ना, इसलिए थोड़ा तुम पर खर्चा करके मैं तुम पर एहसान नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए यह सब कर रहा हूँ। राजवीर की बेरुखी बातें सुनकर नंदिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगा था कि राजवीर ने यह लहंगा उसे प्यार से दिया है, पर अब उसे यह पता चला कि राजवीर ने यह लहंगा बस अपनी अमीरी और अपनी इज्जत बचाने के लिए दिया है। तो राजवीर के शब्दों से नंदिनी को यह तो समझ में आ गया था कि राजवीर को उससे प्यार बिल्कुल भी नहीं है। जो कुछ भी बाथरूम में हुआ था वह सब एक हादसा था। राजवीर के ही शब्दों में नंदिनी को यह समझा दिया था। राजवीर ने क्लियरली तो नहीं कहा था, पर राजवीर के शब्दों ने उसे बयां कर दिया था। रिसेप्शन वाला दिन दोपहर के 3 बजे होटल ब्लूवेल होटल दुनिया की सबसे बड़ी होटल चैन में से एक है और इसी होटल में होने वाला था राजवीर और नंदिनी का रिसेप्शन। होटल को दुल्हन की तरह सजाया गया था क्योंकि आज बड़े बड़े लोग यहाँ पर अपनी तशरीफ़ रखने वाले थे। आज इस होटल में बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेकर पॉलिटिशियन से प्राइम मिनिस्टर आने वाले थे। वहीं बॉलीवुड हॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर यहाँ आने वाले थे। इतने सारे बड़े लोग यहाँ आए क्यों ना, इन्हें चौहान खानदान का नाम ही काफ़ी था सब लोगों को यहाँ बुलाने के लिए। वहीं बाहर मीडिया वालों ने हड़कंप मचाए हुए थे। उन्होंने बाहर ही अपना डेरा डाल लिया था और वह लोग बाहर से ही अपने दर्शकों के लिए रिपोर्टिंग करने वाले थे। बस कुछ चुनिंदा लोग ही अंदर शिरकत करने वाले थे। तो वहीं दूसरी तरफ एक कमरे में एक लड़की परेशानी से यहाँ वहाँ घूम रही थी। उसके पीछे उसकी फ्रेंड भी उससे बातें कर रही थी। उस लड़की की फ्रेंड उस लड़की से कहती है, वाह लहंगा 25 करोड़ का है, मतलब इसमें हमारा MBBS भी हो जाएगा। फिर हमें अच्छा सा क्लिनिक भी डाल पाएंगे हम और उनमें से भी पैसे बचेंगे। तेरा पति तो कुबेर का खजाना है, उसने तुझे 25 करोड़ का लहंगा दिलाया। आलिया बंद करो अपनी बकवास, मैं पहले ही यहाँ टेंशन में हूँ और तू मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ाई जा रही है। पता है तुझे वह लहंगा 25 करोड़ का है, पर बार बार यह बात मुझे याद दिलाना ज़रूरी है क्या? मुझे पता है, ठीक है। अरे मंदबुद्धि लड़की, उसने नंदिनी के सिर पर टपली मारते हुए कहा, तेरा पति बहुत करोड़पति है तो ये 25 करोड़ उसके लिए कुछ मायने नहीं रखते। ए लड़की, मारा क्यों मुझे? नंदिनी ने आलिया पर बिफरते हुए कहा, मुझे पता है उनके लिए 25 करोड़ कुछ मायने नहीं रखते, पर मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। वह पहले से ही गलतफहमी पाले बैठे हैं कि मैंने उनसे पैसों के लिए शादी की है और उनकी इस हरकत से पता भी चल गया कि वह मुझे कतई पसंद नहीं करती। मुझे भी इतनी महंगी चीज़ों का शौक़ नहीं है और ना ही मैंने कभी उन्हें
पहना है। मेरा तो जी मचला रहा है। अगर मैं इस लहंगे में बाहर जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे। आलिया पफी फेस बनाते हुए नंदिनी के गले लिपटे हुए उससे कहती है, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा बेबी, तुझे देखते ही सारे लोग यह कहेंगे। द बिजनेस टाइकून राजवीर सिंह चौहान की पटरानी नंदिनी सिंह चौहान पधार रही हैं। सपनों की दुनिया में रहना बंद कर दे आलिया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यह रिश्ता कुछ महीनों का बचा है। नंदिनी ने अपने चेहरे पर उदासी लाते हुए कहा। वहीं आलिया को इस बारे में कुछ समझ में ही नहीं आया, इसलिए वह नंदिनी से सवाल करते हुए उससे बोलती है, तू कहना क्या चाहती है नंदू? मुझे कुछ समझ नहीं आया, साफ साफ शब्दों में बताना। नंदिनी आलिया को खुद से दूर करती है और पीछे पलटकर आलिया की तरफ देखती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, मैं राजवीर से डाइवोर्स लेने वाली हूँ। यह कहते वक्त नंदिनी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वह भावहीन चेहरे से आलिया की तरफ देख रही थी। नंदिनी उसके ऐसा कहने पर आलिया हैरान हो जाती है और फिर अचानक से ही आलिया के माथे और गले पर हाथ लगाने लगती है, जैसे कि उसका बुखार चेक कर रही हो। वहीं आलिया की इस हरकत से नंदिनी चढ़ जाती है और उसका हाथ झटकते हुए कहती है, ये क्या कर रही हो तुम? ऐसी उलूल जुलूल हरकतें करना बंद करो। स्टॉप इट। नंदिनी, ये क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा उलूल जुलूल हरकत कर, ये उलूल जुलूल हरकत की है। मैं तो बस तुम्हारा बुखार चेक कर रही थी। तुम ऐसी बातें कब से करने लगी हो? तुम इस रिश्ते को बचाना चाहती थी, पर अब तुम खुद ही कह रही हो कि तुम राजवीर सिंह चौहान को डाइवोर्स देना चाहती हो। मैं कुछ समझी नहीं। हमने पहले भी इस बारे में बात की थी ना? आलिया ने नंदिनी के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे समझाते हुए कहा। मैंने पहले भी कहा था कि तुम कभी राजवीर को डाइवोर्स मत देना, मतलब कि तुम उसे खुद से डाइवोर्स मत देना, वह तुम्हें डाइवोर्स देगा। यही हमारी बात हुई थी। मैं नहीं सह सकती खुद की और बेइज्जती। कब तक मैं ऐसी जिल्लत भरी बातें सहती रहूं? कब तक यूँ खुद को बेइज्जत करती रहूं? उसकी वो किसी और की बाहों में सोते हैं ना, तो दर्द मेरे दिल वो किसी और के बाहों में सोते हैं ना, तो दर्द मेरे दिल में होता है। आलू। नंदिनी ने आंखों में आंसू लाते हुए आलिया के गले लग जाती है और फिर उससे कहती है, ठीक है, मैं तेरे फैसले के साथ हूँ नंदिनी। आलिया नंदिनी की पीठ को सहलाते हुए कहती है। वहीं दोनों सहेलियां एक दूसरे के गले लगी हुई थी, तो दरवाजे के पास इनकी बातें कोई सुन रहा था। वह शख्स यह बातें सुनकर वहां से चला जाता है। देखने से ऐसा लग रहा था कि वह शख्स इसी कमरे में आना चाहता था, पर दोनों बात कर रहे थे। तभी वह रुक जाता है। नंदिनी जैसे जैसे बात कर रही थी, उस शख्स के एक्सप्रेशन उस वक्त बहुत बदल रहे थे। वह शख्स यहाँ से चला गया था। ऐसा लग रहा था कि नंदिनी के बातों से उस शख्स को बहुत दुख हो रहा था। तो वहीं दूसरी ओर पाली हिल्स को मुंबई का सबसे पॉश इलाका माना जाता था। ज़्यादातर मिलीनियर बिलियनियर इस इलाके में रहना पसंद करते हैं। तो वहीं इस पाली हिल्स में एक बड़े से बंगले के अंदर एक शख्स अपने असिस्टेंट से बात कर रहा था। वह शख्स दिखने में बेहद हैंडसम था। उसकी उम्र लगभग 29 वर्ष होगी। वह शख्स लगभग 6 फीट का रहा होगा। वह शख्स दिखने में बहुत हैंडसम था। दूध सी गोरी त्वचा, बड़ी बड़ी काली आंखें जिसमें ढेर सारा राज दफन हो, लंबी नाक, परफेक्ट जॉ लाइन और थोड़ी ब्लैकिश लिप्स और उसका कसा हुआ बदन जो कि उसकी जिम की मेहनत को दिखा रहा था। उस शख्स ने 3 पीस सूट पहना हुआ था और वह किसी राजा की तरह सिंहासन नुमा कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसका दायां पैर उसके बाएं पैर पर था। उसने अपना दायां हाथ कुर्सी पर रखा हुआ था और बाएं हाथ से सिगार का कस ले रहा था और धुएं के छल्ले बना रहा था। वहीं सामने उसका असिस्टेंट खड़ा हुआ था जो उस शख्स को कुछ बातें बता रहा था और वह शख्स उस बातों को ध्यान से सुन रहा था। फिर वह शख्स अपने सिगार को सामने टेबल पर पड़े हुए एस्ट्राय उसे सिगार को बुझाता है और अपनी ठंडी नज़रों से सामने उसके असिस्टेंट की तरफ देखते हुए बोलता है, कितने बजे है चौहान का फंक्शन? यह कहते वक्त उस शख्स की आवाज़ बहुत कठोर थी। सामने उसका असिस्टेंट उस शख्स से कहता है, मलिक साहब 7 बजे फंक्शन शुरू होने वाला है। वहाँ पर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आने वाले हैं और बिजनेसमैन भी। मलिक अपने असिस्टेंट को शांत नज़र से देखता है और हल्के से कहता है, मीडिया वाले तो आएंगे ना? मलिक की बात सुनकर उसका असिस्टेंट धीरे से जवाब देता है, जी
जी मालिक साहब, बड़े बड़े मीडिया रिपोर्टर्स के साथ साथ कुछ न्यूज़ चैनल के एंकर भी वहाँ आने वाले हैं। मलिक अपनी ठंडी नज़रों से असिस्टेंट को देखता है, शांत आवाज़ में फिर कहता है, चलो फिर होटल ब्लूबेल जाने की तैयारी करो। अब सामने आने का वक्त आ गया है। अब होगा इंडिया में एक धमाका। इतना कहकर मलिक एक डेविल स्माइल देता है। वहीं शाम का वक्त हो रहा था। शाम की तकरीबन 7:15 थे। होटल ब्लूवेल में हड़कंप मचा हुआ था। एक के बाद एक महंगी गाड़ियां होटल की पार्किंग में पार्क हो रही थी और बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ पॉलिटिशियन भी उस होटल के अंदर प्रवेश कर रहे थे। शाम के अंधेरे में होटल का एरिया लाइटों की रोशनी से जगमगा रहा था। तो वहीं कुछ मीडिया वाले बाहर से ही प्रक्षेपण कर रहे थे। वो लोग बातों को बढ़ा चढ़ाकर कह रहे थे। बढ़ा चढ़ाकर कहना तो उनका काम ही था, क्योंकि वो बातें बढ़ा चढ़ाकर करें या ना कहें, वह मीडिया वाले किस काम के जो बढ़ा चढ़ाकर बात ना करें। तो वहीं होटल के अंदर का माहौल तो कुछ और ही था। रंग बिरंगी लाइट जल रही थी। स्टेज पूरी तरीके से सजा हुआ था। वहीं स्टेज पर सिंहासन नुमा 2 कुर्सियां रखी हुई थी। तो वहीं सामने मेहमानों के लिए टेबल्स रखे हुए थे। वहाँ पर मेहमान बैठ सके इसकी अच्छी खासी व्यवस्था हुई थी। होटल का स्टाफ भी मेहमानों को ड्रिंक और स्नैक्स पर उन इन स्नैक्स उनमें व्यस्त था। वहीं बीच की जगह थोड़ी खाली हुई थी, क्योंकि वहाँ पर कुछ परफॉर्मेंस होने वाली थी। तो वहीं बड़े बड़े मीडिया वालों को एक स्पेशल जगह दी गई थी, जहाँ से वे रिपोर्टिंग कर सकें। वहीं मीडिया जगत के बड़े बड़े चेहरे वहाँ पर मौजूद थे। बिजनेस मीडिया के हेड आज खुद यहाँ पर रिपोर्टिंग करने आए थे। तो वहीं इंटरटेनमेंट मीडिया की सबसे चहेती एंकर नेहा तिवारी भी यहाँ आई हुई थी। तो वहीं एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस के लिए एक अलग जगह का इंतजाम किया गया था, जो स्टेज से कुछ दूरी पर थी। वहीं दूसरी तरफ होटल के कमरे में राजवीर और उनके दादाजी एक दूसरे से बात कर रहे थे। दादाजी के चेहरे पर बहुत गंभीर भाव थे। ऐसा लग रहा था कि वह राजवीर से किसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहते थे, पर राजवीर ना ही उनकी बात सुनना चाहता था और ना ही वह उनकी बातों में दिलचस्पी दिखा रहा था। दादाजी राजवीर की तरफ सौम्यता से देखते हुए कहते हैं, तुम्हें हमारे फैसले पर कभी शक नहीं हुआ कि हमने तुम्हारी शादी नंदिनी से क्यों की? दादाजी के मुंह से फिर से यह सवाल सुनकर राजवीर तंग आ गया था। इसलिए वह दादाजी पर भड़कते हुए कहता है, मुझे नहीं जानना दादाजी कि आपने मेरी शादी नंदिनी से क्यों की। आफ्टर ऑल शादी तो हो चुकी है ना, तो बार बार इन बातों को मेरे सामने लाने का क्या फ़ायदा। ऐसे भी तो शादी आपने मेरी मर्जी के खिलाफ ही की थी। राजवीर ने दादाजी से यह थोड़ी जोर से कहा। अशोक जी राजवीर के ऐसे बात करने पर वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए। इसलिए वह कुछ सोचते हुए राजवीर से कहते हैं, तुम्हारा गुस्सा करना जायज़ है बेटा, तुम गुस्सा क्यों ना करो। हमने यह शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ की थी और तुम्हें यह शादी करने के लिए मजबूर किया था, और अभी भी तुम इस शादी को मजबूरी के चलते ही निभा रहे हो। अगर हमने प्रॉपर्टी में वह शर्त ना रखी होती तो तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि हमने तुम्हारी शादी नंदिनी से क्यों करवाई, क्योंकि हमारे स्टेटस की हर कोई लड़की तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाती। अगर तुम यूएस की प्रिंसेस डायना को भी कहते तो वह भी तुमसे शादी करने के लिए एक पाँव पर खड़ी होकर उससे शादी करने के लिए कहते तो बिना हिचके तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाती। इतना कहकर राजवीर के दादाजी उसकी तरफ देखने लगते हैं। दादाजी की बात सुनकर राजवीर उनकी तरफ घूर कर देखता है और उनसे कहता है, जो हो गया सो हो गया। दादाजी मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। नंदिनी अब कोई भी हो, अब उसकी शादी राजवीर सिंह चौहान से हो चुकी है। तो अब मैं मानूं या ना मानूं, वह मेरी पत्नी है, बस समाज के सामने। इतना कहकर राजवीर उस होटल के रूम से चला गया और दादाजी राजवीर को जाते हुए देखते हैं और अपने मन में कहते हैं, अगर तुम नंदिनी की सच्चाई जान गए ना राजवीर, तो खुद को उससे प्यार करने से रोक नहीं पाओगे। इतना कहकर उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। वहीं रिसेप्शन वाले एरिया में, जहाँ राजवीर और नंदिनी का रिसेप्शन होने वाला था, वहाँ पर मीडिया ने हड़कंप मचा रखा हुआ था। सब लोग राजवीर की नई दुल्हन को देखने के लिए बेकरार थे। मीडिया वालों ने स्टेज पर खड़े राजवीर के असिस्टेंट से सवाल पूछने भी शुरू कर दिए थे। वहाँ राजवीर का असिस्टेंट दीपक जैसे ही मीडिया वालों को संभाल रहा था, एक रिपोर्टर ने दीपक से पूछा,
असिस्टेंट दीपक, क्या आप बता सकते हैं मिस्टर राजवीर सिंह चौहान की वाइफ यहाँ पर कब तक आ सकती हैं और राजवीर सिंह चौहान भी कब तक आ सकते हैं? दीपक उस रिपोर्टर को जवाब देते हुए कहता है, बस वह दोनों कुछ देर में आते ही होंगे। इतना कहकर वह शांत हो जाता है। तभी दूसरा रिपोर्टर दीपक से सवाल पूछता है, क्या आप बता सकते हैं असिस्टेंट दीपक, राजवीर सिंह चौहान की पत्नी किस फैमिली से है? मतलब कि पूरी दुनिया में राजवीर सिंह चौहान का नाम ही काफ़ी है। उन्हें जानने के लिए तो उनकी वाइफ उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से ही होनी चाहिए ना। क्या बता सकते हैं वह कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हैं? दीपक उस रिपोर्टर की तरफ देखते हुए गुस्से से देखा और उसे बोलता है, पर्सनल जानकारी आपको तो नहीं बता सकती, आप सीईओ राजवीर से ही पूछ लीजिएगा। तभी वहाँ पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज के एक रिपोर्टर दीपक की तरफ अपना माइक करते हुए कहते हैं, दीपक जी, आप सीईओ राजवीर के बहुत करीबी माने जाते हैं। आपको बिजनेस वर्ल्ड में उनका लेफ्ट हैंड कहते हैं। मैंने सही कहा ना? दीपक जी, आपने दीपक बोला, जी आपने सही कहा। एंटरटेनमेंट रिपोर्टर आगे सवाल करते हुए कहता है, क्या आप बता सकते हैं राजवीर सिंह चौहान ने इतनी जल्दी शादी करने का निर्णय क्यों लिया? मतलब कि ना ही उनकी शादी का किसी को निमंत्रण मिला और ना ही उनकी शादी की बात मीडिया में लीक हुई। हमें बस इतनी ही खबर मिली 2 दिन पहले कि राजवीर सिंह चौहान की शादी हो चुकी है और उनका रिसेप्शन है। क्या हम इसकी वजह जान सकते हैं? दीपक उस एंटरटेनमेंट रिपोर्टर की बात सुनकर कहता है, इसका जवाब तो नहीं दे सकता। आप चाहें तो सीईओ सर से पूछ सकते हैं, मुझसे अच्छा वह इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। तभी दूसरा एंटरटेनमेंट न्यूज़ रिपोर्टर दीपक की तरफ देखते हुए कहता है, हमने सुना था कि सीईओ राजवीर सिंह चौहान का अफेयर फिल्म इंडस्ट्रीज की मशहूर अदाकारा समीरा खन्ना के साथ उनका अफेयर चल रहा था। हमने ये भी सुना था कि वह दोनों लिविंग में रह रहे हैं। तो अचानक से ये शादी कैसे? न्यूज़ रिपोर्टर की बात से वहाँ पर आग लगाने का काम न्यूज़ रिपोर्टर की बात ने वहाँ पर आग लगाने का काम किया था। सब लोगों ने यह खबरें तो सुनी थी, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि यह खबर की पुष्टि करने के बारे में वह राजवीर सिंह चौहान या उसके असिस्टेंट से पूछे। दीपक कुछ कहने वाला था कि तभी पीछे से एक कर्कश और कठोर आवाज़ सुनाई देती है, यह सवाल आप मुझसे क्यों नहीं पूछते? मैं यहाँ हूँ, रिसेप्शन मेरा है, तो सवाल मेरे असिस्टेंट से क्यों? जब सब लोग इस आवाज़ की तरफ देखते हैं तो राजवीर सामने से चलते हुए आ रहा था। उसका कोल्ड ऑरा हर तरफ फेर रहा था। राजवीर के आते ही मानो वहाँ पर एक खामोशी से छा गई हो। सारे रिपोर्टर राजवीर की तरफ खींचने में मग्न हो जाते हैं। जिस रिपोर्टर ने यह सवाल पूछा था उसकी भीगी बन जाती है। राजवीर आज बहुत स्मार्ट लग रहा था। उसने एक 3 पीस स्पेशल एडिशन बिजनेस सूट पहना हुआ था और उसी ब्लैक बिजनेस सूट के मैचिंग शूज पहने हुए थे, वह भी फेशियल एडिशन वाले थे। वहीं उसके लेफ्ट हैंड में रॉयल एक्स की आज तक की सबसे महंगी घड़ी पहनी हुई थी। तो वहीं उसने अपनी आंखों पर ब्लैक शर्ट्स लगाए हुए थे और उसने अपने बाल जेल से सेट किए हुए थे। चेहरे पर स्टाइलिश बियर्ड के साथ राजवीर किसी प्रिंस से कम नहीं लग रहा था। उस हॉल में जितने भी अनमैनेज्ड लड़कियां थी, राजवीर के इस लुक को देखकर उस पर मरे जा रही थी। सब लोगों को अब राजवीर की वाइफ से जलन होने लगी थी। हो भी क्यों ना, दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन और साथ में इतना डैशिंग पर्सनालिटी वाला बंदा किसको नहीं चाहिए। वहीं राजवीर धीरे धीरे चलकर स्टेज के पास जाता है और स्टेज की सीढ़ियाँ चढ़कर वह स्टेज पर चढ़ जाता है और जिस रिपोर्टर ने यह क्वेश्चन पूछा था उसके हाथ से माइक लेते हुए उसे कहता है, सवाल जवाब तो बाद में भी हो सकते हैं, क्या पहले हम मेरी पत्नी का स्वागत तो कर लें? राजवीर के इतना कहते ही उस रिपोर्टर की तो हालत ही खराब हो गई थी। राजवीर ने उसे ज़्यादा कुछ नहीं कहा, पर उस रिपोर्टर को राजवीर के कोल्ड ऑरा से ज़्यादा डर लग रहा था। राजवीर की पर्सनालिटी ऐसी थी कि वह किसी को एक नज़र देख ले तो सामने वाला बंदा डर जाए। वहीं हॉल में जितने भी लोग बैठे हुए थे वह लोग खड़े हो जाते हैं और राजवीर की तरफ देखते हैं। राजवीर उन सबकी तरफ देखते हुए उन्हें संबोधित करते हुए कहता है, आज शाम इस पार्टी में आए इसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।
आप बैठ जाइए और स्वागत कीजिए मेरी पत्नी नंदिनी राजवीर सिंह चौहान का। इतना कहकर ही सब लोग तालियां बजाने लगते हैं और दूसरी साइड जहां से नंदिनी आ रही थी उस साइड में देखने लगते हैं। तभी दूसरी साइड से नंदिनी राजस्थानी राजशाही पोशाक में उस हॉल के अंदर एंटर होती है। सब लोग नंदिनी को देखकर हैरान हो जाते हैं और उसकी खूबसूरती को देखकर राजवीर से जलन करने लगते हैं। तो वहीं मीडिया वाले एक के बाद एक फ़ोटो नंदिनी की खींच रहे थे। नंदिनी ने आज राजवीर के दिलाया हुआ 25 करोड़ का राजस्थानी लहंगा पहना हुआ था, जो कि उसके गोरे और मखमली बदन पर जच कर उठ रहा था। लहंगा लाल रंग का था। उस पर बारीक डायमंड से लहंगे पर राजस्थानी कलाकृति बनाई गई थी। लहंगे की एक साइड में एक राजा रानी की आकृति बनाई गई थी, जो कि बारीक और सफ़ेद डायमंड से सजी हुई थी और वहीं उन आकृतियों की आंखें नीले डायमंड से बनाई गई थी। जो वहीं दूसरी साइड बारीक मोर बनाए गए थे, जो कि सोने के तार से डिज़ाइन किए हुए थे और उन पर लाल और काले डायमंड से उन मोरों को सजाया गया था। लाल डायमंड दुनिया की सबसे रियल डायमंड में से एक था, पर नंदिनी के लहंगे पर उसे किलो के भाव में लगाए गए थे। वहीं नंदिनी ने एक राजस्थानी पुश्तैनी हार पहना हुआ था, जो कि राजवीर की दादी ने नंदिनी को दिया था आज के फंक्शन में पहनने के लिए। वहीं राजस्थानी नथनी जो कि नंदिनी के नाक से होते हुए कान तक जा रही थी। कान में बड़े बड़े झुमके, माथे पर मांग टीका और उसके नीचे लगा हुआ सिंदूर, सिर पर राजस्थानी चूनर ओढ़ी हुई नंदिनी नई नवेली दुल्हन से कम नहीं लग रही थी। नंदिनी के चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया हुआ था, जिससे उसका चेहरा सबके सामने निखर कर आ रहा था। उसके चेहरे पर एक अनकही मुस्कान उसको एक अच्छा सा लुक दे रही थी। वहीं नंदिनी के साथ साथ पीछे आलिया उसे लेकर आ रही थी। आलिया ने भी एक गोल्डन कलर का लहंगा पहना हुआ था, जिसमें वह कयामत की खूबसूरती उठा रही थी। गोल्डन लहंगे के साथ उसने कीमती हार पहना हुआ था। सिर पर मांग टीका और चेहरे पर हल्का सा मेकअप के साथ आलिया बेहद खूबसूरत लग रही थी। इधर हमारी आलिया खूबसूरत लग रही थी तो उधर किसी का दिल हिचकोले खा रहा था। उस हॉल के दूसरी तरफ से टैक्सिडो में अंदर आता हुआ आदित्य किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। आदित्य ने एक ब्लैक टैक्सिडो सूट पहना हुआ था और उसी की मैचिंग करते हुए उसने शूज पहने हुए थे, जो कि बहुत महंगे दिख रहे थे। आदित्य ने अपने लेफ्ट हाथ में एक महंगी वॉच पहनी हुई थी और उसने अपने बाल जेल से अच्छे से सेट किए हुए थे। स्टाइलिश बियर्ड्स के साथ वह किसी हॉलीवुड एक्टर से कम नहीं लग रहा था। वहीं जो भी लड़की आदित्य को देखती वह उसे पाने की ख्वाहिश कर बैठ रही थी। सब लड़कियों के दिल आदित्य के लिए धड़क रहे थे, पर हमारा आदित्य का दिल किसी और के लिए हिचकोले खाया जा रहा था। आदित्य की नज़र नंदिनी की साइड में चल रही आलिया पर थी। आलिया को देख कर ही उसके दिल में जोरों की घंटी बजी। वहीं नंदिनी और आलिया धीरे धीरे चलकर आ रही थी। जैसे ही वह स्टेज के सामने पहुंचती हैं, तभी उन पर अचानक से ही गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा होती है और यह देखकर सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। वहीं यह सब देखकर नंदिनी का रिएक्शन कुछ ठीक नहीं था और वह बस अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाती है और राजवीर की तरफ देखती है। वहीं आलिया बेहद खुश हो जाती है। वहीं राजवीर जब नंदिनी को आते हुए देखा तो देखते ही रह जाता है। नंदिनी की खूबसूरती राजवीर को उसकी तरफ देखने के लिए मजबूर कर रही थी। वहीं नंदिनी धीरे धीरे फिर से आगे चलकर आ रही थी तो राजवीर का दिल जोरों से धड़क रहा था और उसके दिल में एक सॉन्ग प्ले हो रहा था और वही सॉन्ग बैकग्राउंड में भी प्ले हो रहा था। आई ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है। कितना कुछ कहना है फिर भी है दिल में सवाल, कहीं सपनों में जो रोज कहा है वो फिर से कहूँ या नहीं। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बता दे जो पतंग सा ये तेरी हवाएं हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज का जो एपिसोड है वो ख़त्म होता है। आगे अब इस कहानी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है, ये जानने के लिए आपको इस कहानी का अगला भाग सुनना होगा, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑल पे रखें, ताकि मेरा जब भी नोटिफिकेशन
मेरी नेक्स्ट कहानी जाए तो नोटिफिकेशन उसका सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।